हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी में बहुत ही अच्छी तरीके से लग चुके होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में जुगलबंदी करने वाले हैं, जो कि साथी जीके प्लस इंग्लिश के क्वेश्चन का होगा। तो साथी, आप जानते हैं कि एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए केवल दो ही सब्जेक्ट हमें पूरे एग्जाम तक पढ़ना है, जो कि साथी जीके पढ़ना है और एक इंग्लिश पढ़ना है। और आपके पेपर में जीके का 25 क्वेश्चन आएगा और इंग्लिश का 25 क्वेश्चन आएगा। तो साथ ही आज की इस क्लास में उन्हीं सब्जेक्टों को अच्छी तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। तो साथ ही जैसे कि हमने आपसे कहा था कि जब तक आपका फॉर्म फिलअप चलेगा तो हम सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ ही अभी कुछ सिर्फ 2024 का आपका बाकी है, तो उसे पूरी तरीके से हमें करवाना है। लेकिन साथ ही आज की इस क्लास में मोस्ट एक्सपेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। 2 दिन आपके लिए क्लास क्या नहीं आई, आप सभी ने तो इतना कमेंट कर दिया। तो भाई देखिए, आप लोग कमेंट मत किया कीजिए ऐसे फालतू, क्योंकि देखिए साथी, रेलवे के स्टूडेंट जो होते हैं वो भी साथी एसएससी के ही स्टूडेंट होते हैं, वो भी अपनी तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं कि साथी हम उनका साथ छोड़ देंगे। तो मेरे दोस्त, हम सबका साथ लेकर चलते हैं, सबको ध्यान में रखते हो, क्योंकि आप जानते हैं कि एनटीपीसी 12th लेवल का एग्ज़ाम 7 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनको हम क्लास प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो साथी आप भी वो क्लास ले सकते हैं, क्योंकि हम जीके ही कराते हैं। तो जीके साथ ही आप जानते हैं कि 40 क्वेश्चन उधर आती है रेलवे एनटीपीसी में, और इधर साथ ही 25 क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि जो आपका रेलवे के में जीके का सवाल आएगा तो आपके एसएससी के एग्जाम में सवाल नहीं पूछा जाएगा, ऐसे नहीं है साथी। ओके, लेकिन आज हम खासकर एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2025 के एस्पिरेंट के लिए ये क्लास ले रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो ट्राई करिएगा आप लोग इन 50 क्वेश्चन में से 38 प्रश्न सही करिएगा। याद रखिए साथी, यदि आप एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी करें तो आप अभी से अपना टारगेट कम से कम 50 में से 38 प्लस का लेकर चलेंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। 1 नंबर के नेगेटिव मार्किंग होता है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी टोटल साथी 150 नंबर का आपका पेपर रहेगा। ये बात याद रखेंगे। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, यहाँ से आप अपनी तैयारी को परखेंगे, देखेंगे आप सभी का आज की सेशन से 50 क्वेश्चन में से क्या 38 से अधिक क्वेश्चन ठीक हो पा रहे हैं कि नहीं। लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। एक एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। डेली क्लास आती है सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12:35 पे और एक शाम में 6:35 पे। ये डेली क्लास की टाइमिंग है। तो चलिए दोस्त, आज का पहला प्रश्न को हल करते हैं। तो देखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्न में से किसे सौंप सकते हैं। बताइए साथी, लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो अपना इस्तीफा किसे सौंप सकते हैं, बताइए। तो साथी आप जानते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष को, यानी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं। लेकिन साथी, क्या आपने कभी देखा है प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा देते हुए? बताइए कमेंट करके। चलिए, क्या खाली आप बताइए सकते यस या नो में आपको जवाब देना है। क्या प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा पत्र देते हैं, लेकिन वो कौन सा देते हैं, जो कि अविश्वास प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है? कमेंट करके बताइए आप लोग। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना सोवना नारायण किस नृत्य शैली से संबंध है? बताइए साथी, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना सोवना नारायण किस नृत्य शैली से संबंध है? तो याद रखेंगे साथी, कथक से संबंधित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? बताइए, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौट कर आए थे? तो याद रखेंगे साथी, जनवरी 1915 में आ गए थे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? बताइए साथी, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो साथी याद रखिएगा, विलियम जोन्स ने की थी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब महासागर में गिरती है? ऑप्शन देखिए और बताइए वो कौन सी नदी है जो अरब महासागर में जाकर गिरती है।
तो याद रखेंगे साथी ताप्ती नदी है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, पारंपरिक लोक नृत्य ध नगरी गाजा का संबंध किस राज्य से है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, यही सब सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं। जो जो टॉपिक हम डेली आपको क्लास में करा रहे हैं, बस उन्हीं टॉपिक अपने से आप लोग तैयारी भी कर लेंगे तो साथ ही आप पूरा स्कोर कर सकते हैं। चाहे जीके की बात करेंगे, चाहे आप इंग्लिश की बात करेंगे। ओके, जैसे पारंपरिक लोक नृत्य, एक सवाल आपके पेपर में आएगा ध नगरी गाजा, इसका संबंध किस राज्य से है, तो भाई ये महाराष्ट्र से है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 7 को, दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर की गई थी। बताइए साथी, दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर की गई थी। तो याद रखेंगे साथी बॉम्बे शहर में की गई थी। पहला अधिवेशन भी 1885 में बम्बई में ही किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। बताइए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी 1875 में। तो सर जी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। तो मेरे दोस्त किस राज्य में विधान परिषद है, बताइए। तो भाई उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। यूपी की सीएम साहब कौन, योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। और साथ ही यूपी का जो कैपिटल वो क्या है, लखनऊ है। ये सभी फैक्ट आप सभी को मालूम होना चाहिए। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, कोई पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से किस वर्ष तक चलती है। बताइए साथी, कोई पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से किस वर्ष तक चलती है। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 5 वर्ष तक चलती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा बागान फसल की श्रेणी में आता है। तो साथी इनमें से कौन सा बागान फसल की श्रेणी में आता है, बताइए। तो भाई देखिए कॉफ़ी आता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, गौतमी पुत्र सातकर्णी दूसरी शताब्दी ईस्वी में किस साम्राज्य के महानायक शासक थे। बताइए साथी, गौतमी पुत्र सातकर्णी दूसरी शताब्दी ईस्वी में किस साम्राज्य के महानायक शासक थे। तो साथी याद रखिएगा सातवाहन साम्राज्य के महानायक शासक थे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 12 जनवरी को। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा के एक लोकप्रिय त्यौहार है। जैसे गुड़ी पड़वा ये कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का है। होला मोहल्ला कहाँ का है, तो ये साथी पंजाब का है। और धनु यात्रा कहाँ का है, तो ये साथी उड़ीसा का है। और थिरुओणम, ओणम मतलब ओणम, यहाँ पे ओणम, ओणम कहाँ का होता है, तो आप जानते हैं साथी केरल का है। तो थिरुओणम कहाँ का हो जाएगा, केरल का है। तो हमसे उड़ीसा का पूछा तो धनु यात्रा है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है। तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो साथी आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं साथी इस सीरीज में लगभग 10,000 से लेकर 15,000 भाइयों को ऐड करना है। तो आप जरूर से जरूर नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा और अपने दोस्तों में इस सेशन को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा मेरे दोस्त। लाइक तो सभी साथी करेंगे, लाइक तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ओके, देखिए वर्ष 1960 में महाराष्ट्र और किस राज्य का गठन करके बम्बई राज्य का भाषाई आधार पर विभाजन कर दिया गया। बताइए साथी, वर्ष 1960 में महाराष्ट्र और किस राज्य का गठन करके बम्बई राज्य का भाषाई आधार पर विभाजन कर दिया गया। तो साथी याद रखिएगा
महाराष्ट्र और गुजरात का गठन करके बम्बई राज्य का जो भाषाई आधार पर बिल्कुल विभाजन कर दिया गया। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है? अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध बाणभट्ट किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए? बताइए दोस्त, अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध बाणभट्ट किसके शासनकाल के दौरान फेमस हुए थे? तो साथी हर्षवर्धन के शासनकाल के टाइम। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है? चेतियागिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला कौन सा पर्व है, यानी किस धर्म का ये पर्व है? चेतियागिरी बिहार तो सांची मनाया जाने वाला एक साथी बौद्ध पर्व है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 18 को, किसकी आत्मकथा का शीर्षक सनी डेज है? बताइए दोस्त, किसकी आत्मकथा का शीर्षक सनी डेज है? जैसे साथी हम बात करेंगे सचिन तेंदुलकर का तो कौन सा है? प्लेइंग इट माई वे है। सौरव गांगुली कौन सा है? सेंचुरी इज नॉट इनफ। तो सनी डेज तो सुनील गावस्कर का हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो एक सवाल का राइट आंसर दीजिए साथी आप लोग। द वॉल किसका पुस्तक का लेखक का नाम है? द वॉल जो है ये किसका मतलब पुस्तक है? बताइए किसने लिखा था द वॉल के नाम से? चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 19 को, श्री सैलम बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो साथी श्री सैलम बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो कृष्णा नदी पर किया गया है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 20 को, निंगथौजा राजवंश द्वारा भारत के किस राज्य पर शासन किया गया था? बताइए दोस्त, निंगथौजा राजवंश द्वारा भारत के किस राज्य पर शासन किया गया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा मणिपुर राज्य पर। ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 21 को, भारत का कौन सा राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है? तो साथी भारत का कौन सा राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है? बताइए। तो याद रखेंगे साथी केरल राज्य है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 22 को, सोंगमो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो मेरे दोस्त सोंगमो झील ये किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा साथी सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 23 को, वर्साय की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी? तो साथी वर्साय की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी? बताइए। तो याद रखेंगे साथी वर्ष 1919 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, 3 एकांकी नाटक 3 एक्ट प्ले पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? बताइए साथी पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो भाई याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रखा है? भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल को कितने वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त या नामित किया जाता है? बताइए साथी भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल को कितने वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त या नामित किया जाता है? तो साथी याद रखिएगा 4 वर्षों के लिए। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 26, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? किस तारीख को, यानी जनवरी के महीने मनाया जाता है पराक्रम दिवस? तो जनवरी की 21 तारीख को मनाया जाता है। तो भाई याद रखिएगा 23 जनवरी को। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 27, भलेरी किस राज्य के लोकप्रिय लोकगीतों में से एक है जिसे किसानों द्वारा अपने खेतों में काम करते समय गाया जाता है? बताइए साथी भलेरी किस राज्य के लोकप्रिय लोकगीतों में से एक है जिसे किसानों द्वारा अपने खेतों में काम करते समय गाया जाता है? तो भाई याद रखिएगा महाराष्ट्र के लोकप्रिय लोकगीतों में से एक है। महाराष्ट्र में जो किसान लोग होते हैं वो अपने खेतों में काम करते समय भलेरी को गायक करते हैं। बी ऑप्शन। तो साथी महाराष्ट्र बी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर होगा। ओके ध्यान देंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 को,
निम्न में के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, यानी किस युद्ध के बाद? तो जो साथी 361 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था ना, तो इसके बाद क्या किया था? अशोक ने बौद्ध धर्म का ग्रहण कर दिया था और इसे बहुत प्रचार करने लगा था। आप जानते हैं साथी, ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29 को। गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? बताइए साथी, गंभीरा, धाली और जात्रा ये किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली हैं? तो मेरे दोस्त याद रखिए पश्चिम बंगाल की हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। राजस्थान में पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बताइए दोस्त, राजस्थान में पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी ये नदी इनमें से कौन सी है? तो साथी लूनी नदी है, यानी ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31 को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? बताइए साथी, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 61 है ये किससे रिलेट करता है? तो भाई याद रखिएगा राष्ट्रपति का महाभियोग से। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 32 को। छत्तीसगढ़ का सुआ लोक नृत्य करते समय महिलाएं किसकी तरह अभिनय करती हैं? बताइए साथी, देखिए सुआ लोक नृत्य तो छत्तीसगढ़ का है, लेकिन साथी इसमें महिलाएं जब इसे नृत्य करती हैं तो किसकी तरह अभिनय करती हैं? तो भाई याद रखिएगा तोते की तरह करती हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, पैरट की तरह अभिनय करती हैं। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद से संबंधित है? बताइए, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद से संबंधित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा भाग 12 है। ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34 को। 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी? बताइए साथी, 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी? तो भाई याद रखिएगा इंडियन ओपिनियन की। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है? बताइए साथी, किस गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में उपयोग किया जाता है? तो भाई आप जानते हैं ना, नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके भाई, लास्ट में स्कोर करिएगा और आप लोग नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। सभी दोस्त रिक्वेस्ट रहेगा भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो ट्राई करेंगे जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे भाई आप ही सही करिएगा। सबसे पहले हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर आप देने का प्रयास करेंगे। ओके, जैसे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है साथी? पर्यायवाची होता है। तो इंथ्रेल का मतलब क्या होता है? पहले ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। तो इंथ्रेल का मतलब होता है साथी लुभाना होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? लुभाना होता है, ये बात याद रखिएगा। तो इसका बिल्कुल समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स मतलब होता है साथी पर्यायवाची, इसका मतलब समानार्थी, बिल्कुल सेम। जैसे साथी इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? तो इजेक्ट का, जैसे कि इंथ्रेल का मतलब होता है लुभाना, तो इजेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे इजेक्ट हम क्या करते हैं? किसी चीज़ को बाहर निकाल देते हैं। इजेक्ट करना यानी साथी बाहर निकालना हो जाएगा। और इनचैंट का मतलब क्या होता है? तो इनचैंट का ही मतलब क्या होता है साथी? लोभित यानी मोहित करना। क्या साथी? मोहित करना। तो इन हैंड का मतलब क्या होता है साथी? याद रखेंगे मेरे दोस्त, मोहित करना होता है। ओके साथी, तो ये बात याद रखिएगा। जैसे साथी इजेक्ट का मतलब हम बाहर निकाल देते हैं। रिपल का मतलब क्या होता है? तो साथी रिपल का मतलब होता है पीछे ढकेलना, किसी चीज को पीछे ढकेलना होता है। ढकेलना होता है या साथी हटाना भी होता है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। ओके साथी, और इनसाइड का मतलब क्या होता है? इनसाइड का मतलब होता है साथी भड़काना। क्या साथी? भड़काना होता है इनसाइड का मतलब। तो इंथ्रेल का मतलब जो सिनोनिम्स होगा वो इनहैंड होगा। ऑप्शन बी सोल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37 को।
जैसे देखिए क्या देखा है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर, यानी साथ ही इसमें आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं, उसमें एक जगह आपको दिखाई दे रहा होगा कि ग्रामेटिकली मिस्टेक है, तो वही आपको देखना है, समझना है, बताना है। बताइए साथी, पहले सेंटेंस को पढ़ा जाए। जब सेंटेंस को एक आध दो बार पढ़ेंगे तो अपने आप उसका राइट आंसर निकल के आ जाता है, हमें मालूम हो जाता है कहाँ पर मिस्टेक हमें दिखाई दे रही है। जैसे ही सेड ही हैड बीन प्लेइंग टेनिस सिंस ही वॉज इट। जब साथी ग्रामर का मिस्टेक दिया हो तो आपको ग्रामर का कुछ नॉलेज होना चाहिए। जैसे आपका साथी जो टेंस होते हैं ना, वो उसके बारे में आप सभी को मालूम होना चाहिए। जैसे साथी आप जब सेंटेंस पढ़े होंगे तो यहाँ पे सिंस दिखाई दे रहा है, तो सिंस में आप जानते हैं साथी क्या यूज होता है, बीन का यूज होता है कि नहीं, बताइए साथी, बताइए मेरे दोस्त। तो अब देखिए जहाँ पर जैसे कि बिंग दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे सर देखिए यहाँ पे ही हैड बिंग दिखाई दे रहा होगा, तो आप जानते साथी क्या होता है, यहाँ पर जब साथी सिंस दिया है तो सिंस के प्रयोग से हमें ये स्पष्ट मालूम हो रहा है कि ये साथी कौन सा टेंस है पहले, ये पहले आप सभी को मालूम होना चाहिए। जैसे ही सेड ही बिंग प्लेइंग टेनिस सिंस ही वॉज 8, यानी साथी ये कौन सा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा, यानी साथी जो आप यहाँ पे ही हैड बीन देख रहे हैं ना, तो इसके जगह क्या होगा, ही हैड बीन होगा मेरे दोस्त, बीन होगा ना कि बिंग होगा। तो यहीं से क्या हो रहा है, यहीं से ग्रामेटिकली एरर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके साथी, तो इसका जो राइट जो सेंटेंस होगा क्या होगा, ही सेड ही हैड बीन प्लेइंग टेनिस सिंस ही वॉज 8। ओके दोस्त, इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जब वो 8 साल का था तभी से साथी वो टेनिस गेम खेल रहा है। ओके, ध्यान देंगे आप लोग। चलिए दोस्त, अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही मेट एन एक्सीडेंट अ फ्यू ईयर्स एगो। इसका मतलब साथी बताइए, कुछ साल पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था। इसका मतलब साथी आप यहाँ पे ही मेट विथ एन एक्सीडेंट होना चाहिए क्या, क्योंकि साथी यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ग की बात हुआ है। क्या साथी, यहाँ पे एक जो आपका घटित हुआ है, यानी साथी घटित हुआ, यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है, तो साथी ही मेट विथ एन एक्सीडेंट होगा। क्या, विथ एन एक्सीडेंट होगा अ फ्यू ईयर्स एगो। यहाँ पे साथी एक घटित की बात की गई है, कुछ साल पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो ही मेट विथ एन एक्सीडेंट अ फ्यू ईयर्स एगो। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो कहीं पर भी यदि आपको डाउट होगा तो जरूर पूछ लीजिएगा साथी। ओके, अच्छी तरीके से। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। अब देखिए एक बार फिर से सिनोनिम्स आप सभी से पूछा, यानी पर्यायवाची पूछा साथी। आइसोलेट का मतलब क्या होता है साथी, अलग करना, पृथक करना होता है। आइसोलेट का मतलब क्या होता है साथी, अलग करना, या साथी आप बोल सकते हैं पृथक भी करना होता है, पृथक करना होता है। तो कंबाइन का मतलब हम जानते हैं साथी कि संगठित होना है, यानी मिलना होता है। आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगा। उसका साथी डिटैच का मतलब क्या होता है, डिटैच का मतलब ही साथी सिनोनिम्स हो जाएगा। डिटैच का मतलब अलग करना होता है साथी, डिटैच करना है मतलब अलग करना। कनेक्ट मतलब आप जानते हैं साथी जोड़ना होता है, जोड़ना होता है। और साथी अटैच का मतलब क्या होता है साथी, किसी चीज़ को हम बांध देते हैं, अटैच कर देते हैं, बांधना हो जाएगा। तो यहाँ से साथी आइसोलेट का सिनोनिम क्या होगा, डिटैच होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दे रखा है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आप बताइए साथी, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड वाला कौन सा इनमें ऑप्शन है। जैसे मैसिव, MASSIV, मैसिव तो ठीक है। जैसे मैसिव का मतलब क्या होता है साथी, व्यापक होता है, ठीक। टेम्परेचर का स्पेलिंग क्या होता है, यहाँ पर देखिए टेम्परेचर का स्पेलिंग रॉन्ग दिखाई दे रहा है, केवल एक वर्ड से साथी, केवल एक वर्ड से इसमें मिस्टेक है। जैसे स्पेलिंग इसका देखिए TEMP होता है, उसके बाद ई होता है साथी, इसमें देखिए ई ना दिया है, डायरेक्ट RATURE दे रखा है। तो टेम्परेचर मतलब तापमान होता है। प्रीमियम का मतलब क्या होता है भाई, लाभ होता है, किसी चीज़ का लाभ उठाते हैं तो प्रीमियम होता है। और ग्लूमी मतलब क्या होता है भाई, ग्लूमी मतलब आप उदास है बिल्कुल।
ओके, तो यही साथी क्या है, टेम्परेचर रॉन्ग है, जो किसका राइट स्पेलिंग ये है आप चेक कर सकते हैं। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, यहाँ तक किसी प्रकार का दिक्कत? चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 41 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड चेरिस। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द। बताइए साथी, चेरिस का मतलब क्या होता है भाई? पालना होता है भाई। क्या मेरे दोस्त? पालना होता है, ये बात याद रखिएगा। और साथी संजोना होता है। क्या साथी? संजोना होता है, ये बात याद रखिएगा, संजोना होता है। तो पालना या संजोना का मतलब डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है साथी? आप जानते हैं कि बांटना होता है। क्यों साथी? बांटना होता है। और डिस्पर्स का मतलब क्या होता है? डिस्पर्स मतलब फैल जाना, यानी साथी फैलना होता है। और डिस्टर्ब का मतलब क्या होता है साथी? परेशान करना किसी को। डिस्टर्ब मतलब परेशान करना। डिसरिगार्ड मतलब क्या हो जाएगा दोस्त? तिरस्कार करना। तो यही क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, तिरस्कार करना भाई, डिसरिगार्ड बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त, नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जैसे हाइपोक्रीसी। हाइपोक्रीसी का तो ठीक ही स्पेलिंग दिखाई दे रहा है भाई। हाइपोक्रीसी का मतलब आज आप याद रखिएगा क्या होता है साथी? पाखंड होता है। क्या मेरे दोस्त? पाखंड होता है। और गैटी का मतलब देखिए आपका होता है साथी खुशी, प्रसन्नता। लेकिन इसका राइट स्पेलिंग ना GA उसका IETY, क्या यही स्पेलिंग है? GAI। देखिए यहाँ पे बस स्पेलिंग तो सब सही दिया लेकिन उल्टा कर दिया है। GAIETY होता है। इसके मतलब क्या होता है साथी? खुशी होता है। खुशी होता है या साथी प्रसन्नता होता है। प्रोबेबल का मतलब क्या होता है साथी? संभावित होता है, संभावित होता है। और रेलिवेंट का मतलब क्या होता है दोस्त? प्रासंगिक होता है मेरे दोस्त, ये बात याद रखिएगा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन हमें इनकरेक्ट दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 43 को। सिलेक्ट द वन वर्ड। अब आपको वन वर्ड में बताना है। जैसे सेंटेंस दिया इसको समझकर आपको बिल्कुल एक वर्ड में बताना है। जैसे एन एडिशनल रिमार्क एट द एंड ऑफ ए लेटर आफ्टर द सिग्नेचर। इसका मतलब साथी जैसे कि एन एडिशनल रिमार्क एट द एंड ऑफ अ लेटर आफ्टर द सिग्नेचर, यानी हस्ताक्षर के बाद एक पत्र के अंत में एक अतिरिक्त टिप्पणी छोड़ देना। जैसे साइन करने के बाद साथ ही एक पत्र के अंत में, जो बहुत सारे पत्र होते हैं उसमें तो साइन ठीक कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन लास्ट में अतिरिक्त एक टिप्पणी अपना छोड़ दिए गए, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे? पोस्ट स्क्रिप्ट बोलेंगे। बिल्कुल साथी, पश्च लेखन अनुलेख बोलते हैं। क्या साथी? पश्च लेख अनुलेख बोलते हैं। तो यही ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। जैसे कि एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं साथी, संक्षेप होता है ना दोस्त? संक्षेप होता है। और अटैचमेंट का मतलब क्या होता है? बंधन होता है भाई, किसी चीज का बंधना या बांधना। जैसे आसक्ति भी होता है। सैल्यूटेशन, जैसे सैल्यूटेशन मतलब हम क्या करते हैं? अभिवादन करते हैं किसी का। क्यों मेरे दोस्त? तो इस सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 44। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई विल टीच यू इफ यू प्रॉमिस टू वर्ड हार्ड। देखिए साथी, जब आप इंग्लिश का प्रैक्टिस ऐसे करते रहेंगे तो अपने आप राइट आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे आई विल टीच यू इफ, यदि आप प्रॉमिस करें, आप मेहनत करने के लिए तैयार है, हार्ड मेहनत के लिए तैयार है, हम आपके लिए पढ़ाने के लिए बिल्कुल अपने आप से तरीके से रेडी हैं साथी, आपके लिए हम खूब मेहनत करते, दिन रात मेहनत करते, लेकिन साथी आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा, आप भी मेहनत करेंगे साथ में। ये कैसा सेंटेंस है? कंडीशनल सेंटेंस। यहाँ पे कंडीशन लग रहा है कि हम आपके पढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको भी मेहनत करना पड़ेगा हमारे साथ। जैसे कंडीशनल सेंटेंस होता है तो जैसे साथी क्या होता है? सब्जेक्ट होता है प्लस विल होता है, प्लस विल होता है, और साथ ही इसके विल या सेल भी होता है। विल या सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होता है इसमें। ओके साथी, याद रखिए। और इसके साथ साथ ही यदि इफ आ गया तो इफ प्लस सब्जेक्ट, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। और इसमें साथी क्या यूज होता है? यस या यस का उपयोग होता है। ओके दोस्त, तो याद रखिएगा आप लोग। तो इस सवाल का आई विल टीच यू इफ यू प्रॉमिस यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट वन वर्ड। अब वन वर्ड में आपको बताना है। जैसे देखिए क्या दे रखा है, अ पर्सन हु स्पीक्स टू लैंग्वेज। एक आदमी है जो कि दो लैंग्वेज बोलता है, उसके लिए हम एक शब्द क्या बोलेंगे? तो आप जानते हैं साथी, बाइलेटरल तो बोलेंगे नहीं। बाइलेटरल का मतलब क्या होता है साथी? द्विपक्षीय होता है कि नहीं, बताइए। बाइलेटरल मतलब साथी क्या होता है? द्विपक्षीय होता है। बाइलिंगुअल का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? तो बाइलिंगुअल का मतलब होता है साथी द्विभाषी होता है। क्या साथी? द्विभाषी होता है। ये बात याद रखिए, यानी साथी द्विभाषी यानी बाइलिंगुअल हो जाएगा। मल्टीलिंगुअल मतलब मल्टी मतलब बहुत बहुत ज़्यादा यानी बहुभाषी। मोनो मतलब सिंगल हो जाएगा, एकल हो जाएगा। क्यों साथी? यहाँ हमसे सवाल पूछा है अ पर्सन हु स्पीक्स टू लैंग्वेज, तो हम इसके लिए दो लैंग्वेज जो बोलता है उसके लिए क्या बोलेंगे? बाई मतलब दो होता है, द्विभाषी हो जाएगा। मल्टी मतलब बहुत बहुत सारे भाषा वाले। मोनो मतलब सिंगल होता है, एकल हो जाएगा। ओके, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 46 क्या दे रखा है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम मतलब साथी विलोम शब्द। नैब का मतलब क्या होता है भाई, बताइए आप लोग। नैब का मतलब क्या होता है? तो साथी याद रखिएगा, गिरफ्तार करना। क्या साथी? गिरफ्तार करना होता है मेरे दोस्त, ये बात याद रखिएगा आप लोग। नैब मतलब होता है साथी गिरफ्तार करना भाई। कैच का मतलब क्या होता है? कैच मतलब पकड़ना होता है। ग्रैब मतलब क्या होता है साथी? छीनना होता है। क्या साथी? छीनना होता है, या बोल सकते हैं हथियाना होता है, या आप साथी और भी बोल सकते हैं पकड़ना भी होता है। देखिए नैब मतलब साथी गिरफ्तार करना, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा साथी? फ्री हो जाएगा, मुक्त स्वतंत्र हो जाएगा। अरेस्ट तो होगा नहीं भाई, क्योंकि हमें सिनोनिम्स बताना नहीं है। यदि नैब का साथी सिनोनिम्स पूछता तो अरेस्ट हो सकता था, क्योंकि नैब का मतलब गिरफ्तार करना और अरेस्ट का भी मतलब होता है गिरफ्तार करना। तो लेकिन हमें तो एंटोनिम्स पूछा है, तो नैब का एंटोनिम क्या होगा? फ्री हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। लीन एंड मीन। इडियम मतलब क्या होता है? मुहावरा भाई। हिंदी में आपने खूब मुहावरा पढ़ा है। लीन एंड मीन इसका मतलब कुशलतापूर्वक कार्य करना भाई, बिल्कुल कुशलतापूर्वक काम करना। तो भाई यहाँ पे रेडी एंड एफिशिएंट, डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48 को। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन अ ग्रामेटिकली एरर। डोंट यू थिंक दिस बैग इज टू बैग टू कैरीड। क्या आपको नहीं लगता है कि यह बैग ले जाने के लिए बहुत बड़ा है? क्या आपको नहीं लगता यह बैग ले जाने के लिए बहुत बड़ा है? तो इसमें कहां पे मिस्टेक है भाई? तो साथी इसमें आप देख रहे होंगे कि डोंट यू थिंक दिस बैग टू यू और दिस बैग इज टू बिग टू कैरीड दिया है, तो कैरीड नहीं होना चाहिए। यहां पे साथी क्या होना चाहिए? टू कैरी होना चाहिए साथी। अब हम ऐसा क्यों बोलें? टू कैरीड की जगह टू क्योरी क्यों होना चाहिए? क्योंकि साथी यहाँ पे इनफाइनाइट नाउन में टू के बाद, इनफाइनाइट नाउन है, इनमें टू के बाद साथी वर्ब की पहली फॉर्म होता है यूज, ना कि साथी तीसरी की चौथी। तो यहाँ पे टू के बाद साथी टू कैरी सिंगल फॉर्म होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। यहीं से क्या हो रहा है? मिस्टेक हो रहा है। ऑप्शन इस सॉल्व का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। टू कैरीड की जगह टू कैरी होगा मेरे दोस्त, ये बात याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। कीप इन चेक मतलब नियंत्रित करना, किसी चीज को आप नियंत्रित करते हैं, यानी साथी टू कंट्रोल समथिंग हो जाएगा भाई, सिंपल सा। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जैसे मुहावरा आप सभी से क्या पूछा है? कीप इन चेक मतलब नियंत्रित करना है, तो टू कंट्रोल समथिंग हो जाएगा, जस्ट ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 और आखिरी सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दोज हु ऑफ देयर रिचेस और नॉट ट्रूली रिच।
यानी साथी जो लोग अपनी संपत्ति का दुरुपयोग करें वे वास्तव में अमीर नहीं होते। आप जानते हैं साथी, जो अमीर तो होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं, लेकिन अपने पैसों का उपयोग या वो गलत जगह करते हैं, तो वो साथी अमीर में वास्तव में होते नहीं हैं भाई। ओके, तो साथी दोज हु बोस्ट, मतलब कि जैसे कि बोस्ट का मतलब क्या होता है साथी, ढींग हाँकना, बहुत अपने आप को साथी बढ़ा चढ़ा कर अपने से खुद तारीफ करना। दोज हु बोस्ट ऑफ देयर रिचेस और नॉट ट्रूली रिचेस, तो अनाउंस का मतलब क्या होता है साथी, मतलब कि अनाउंस मतलब आप जानते हो घोषणा करना होता है साथी। क्यों मेरे दोस्त, घोषणा करना होता है। उसके बाद साथी क्लेम का मतलब क्या होता है साथी, दावा करना होता है, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। उसका बाद बोस्ट मतलब ढींग हाँकना होता है। और साथी प्रिटेंड का मतलब क्या होता है, बहाना करना होता है मेरे दोस्त, बहाना करना होता है। ये बात याद रखेंगे आप लोग। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी ये फाइनली 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए मेरे दोस्त कि आप सभी का इन 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा, बताइए सभी दोस्त। उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए साथी, लाइक कर देते हैं तो हमें ये मालूम हो जाता है कि आपने अपना फीडबैक दे दिया है। तो सभी साथी इस रिक्वेस्ट करेंगे, अब अपनी तैयारी स्टार्ट करिए दोस्त। आपको बहुत सारे एग्जाम मिलने वाले हैं मेरे दोस्त, तो आप जरूर से जरूर नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ाइए। ओके, तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं शाम में 6:35 पे एक और क्लास के साथ। तो जो भी आपका साथी क्वेश्चन है, डाउट है, तो कमेंट में छोड़ दीजिए, उसका हम देखकर आपको सोल्यूशन बता देंगे। ओके, तो मिलते हैं शाम में 6:35 पे। जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।